मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सर, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि एन शाह कैसे बने। मेरा भी एक स्ट्रगल टाइम रहा है और मैंने अपनी कहानी खुद लिखी है, मैं कह सकता हूँ। तालियों तो आया होगा सर आपको। फैमिली एक्सपीरियंस नहीं था आम इंसान से और एक लेवल पे आने में। सर, एक लीडर है, कोई भी इंडस्ट्री में आता है नया लीडर, उसको तुरंत लगना चाहिए, उसको लगता है कि मैं तुरंत करोड़पति बनूं। बाकी 4 लोगों को जब मैं फॉलोअप में गया तो उसमें से किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। लोग पीछे से बोलते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं डी सुभाष यूट्यूब चैनल पे आपका नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे मेहमान है एन शाह, बहुत बड़े कंपनी के सीएमडी है। 27 साल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का तजुर्बा है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, ऑथर है और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को वो चला रहे हैं। तो कई सारे उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट तक आप बने रही, बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे, आपको बहुत सीखने को मिलेगा यहाँ से। उनके साथ हम लोग मुलाकात करेंगे। एन शाह सर, स्वागत है आपका नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच सुभाष सर, आप और इतना अच्छा सा इंट्रोडक्शन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपने मुझे विनर्स टॉक में बुलाया है, इसके लिए मैं डेफिनेटली थैंकफुल हूँ। थैंक यू सर। मुझे अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और यहाँ पे आके इस प्लेटफॉर्म पे आके। डेफिनेटली हम लोग इंडस्ट्री में हैं और इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे जेन्युइन चीज़ों की। जी सर। और शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। सर, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि एन शाह कैसे बने, आपकी जर्नी के बारे में पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। बातचीत तो बहुत सारी होती रहेगी, लेकिन आपकी जर्नी के बारे में, आप कहाँ से पढ़ाई किए, फिर डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए, यहाँ तक आप हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे सर प्लीज। हाँ, जरूर जरूर, ये बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात ये है कि हर किसी को अपने बारे में बताना अच्छा लगता है। जी सर। और मेरा भी एक स्ट्रगल टाइम रहा है, नो डाउट कि एक आम इंसान से और एक लेवल पे आने में। और मेरा बिलीफ ये है कि ये इंडस्ट्री एक साधारण व्यक्ति को अपनी कहानी लिखने का मौका देती है। जी, वो इस इंडस्ट्री ने मुझे भी मौका दिया लिखने का और मैंने अपनी कहानी खुद लिखी, ये मैं कह सकता हूँ। वैसे तो मैं देहरादून से हूँ और मेरी पूरी स्टडी और मेरा कॉलेज वगैरह सब ग्रेजुएशन वहीं से हुआ। उसके बाद मैंने कुछ अपने बिजनेस में आगे बढ़ा मैं, और मेरे फादर पुलिस में थे, मतलब अच्छा। हाँ, और जॉब में थे, तो घर में माहौल ऐसा था कि मुझे भी जॉब करनी चाहिए। मगर जिस तरह से जॉब करने वाले और एक मिडिल क्लास फैमिली, या ये कहें कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जो स्ट्रगल होती हैं, वो मैंने देखी थी। तो मैंने एक सोच लिया था कि मुझे जॉब नहीं करनी, बिजनेस करूँगा। बट बिजनेस क्या करूँगा? अब जिस घर में बिजनेस कभी नहीं हुआ, उस फैमिली में अगर हम बिजनेस की बात करें तो एक टफ होता है। तो मैंने कई सारे बिजनेस ट्राई किए। अच्छा। सपने बहुत बड़े थे, बस एक चीज़ थी जो मेरे पास थी। मतलब मेरे पास कोई फैमिली एक्सपीरियंस नहीं था, मेरे पास बहुत बड़ी फाइनेंस नहीं था, मतलब कैपिटल नहीं था। ड्रीम बहुत थे और इसी को करते करते कुछ करता रहा। और उसी दौरान, क्योंकि मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड से, तो वहाँ कुछ आयुर्वेदिक कुछ कंपनी में मैंने एक तरह से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम किया, जिसमें कमीशन मेन था। वहाँ से एक तो ये हुआ कि मुझे आयुर्वेद और हेल्थ और न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हुई। जी। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि जो आज हम कर रहे हैं वो वहाँ का एक बेनिफिट मुझे मिल गया। दूसरी जो चीज़ है वो ये थी कि ये करते करते अक्सर दोस्तों से और जो सर्कल में लोग थे, उनसे एक ही बात होती थी, यार बहुत बड़ा करना है। और एक चीज़ थी जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक ड्रीम था, जो शायद मुझे कैरी करके चल रहा था, कि भाई बहुत पैसा बनाना है और साथ में फॉरेन टूर जाना है, मतलब विदेश घूमना है। बहुत बढ़िया। तो ये जो चीज़ थी, इसने मुझे एक जगह पहुँचा दिया, वो थी डायरेक्ट सेलिंग। क्या बात है। एक बार एक आदमी आया और मुझे उसने एक बुक दी, वो एक कंपनी की बुक थी और उसमें बहुत सारे लोग फॉरेन टूर जा रहे थे। अच्छा। तो उसने कहा, यार तुम कहते हो कि फॉरेन टूर जाओ, देखो ये लोग जा रहे हैं, तुम भी जा सकते हो। मैंने कहा, मुझे करना क्या होगा? क्या कहते हैं, इनका एक टारगेट होता है, उसे पूरा कर लो। तो टारगेट तो मैं किसी और कंपनी का भी कर रहा था। बिल्कुल। तो मैंने कहा, यार ये तो मैं कर सकता हूँ। और मैंने वो
क्योंकि एक ही चीज़ थी कि मुझे फॉरेन टूर जाना है, और उनका था कुछ बड़ा सा टारगेट, और समय ज़्यादा नहीं था, कम था। 1.5 महीने में मैंने वहाँ उस में 7-8 लाख का धंधा कर दिया। क्या बात है। और वो मेरी गुडविल थी। आज भी मैं ये बात सोचता हूँ कि इस इंडस्ट्री में, जैसे हम बात करेंगे आगे, तो जो बहुत बड़ा पॉइंट होता है इस इंडस्ट्री की सक्सेस के लिए और हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए, वो ये होता है कि बिहेवियर अगर आपका अच्छा है। मैं हमेशा मानता हूँ कि लीडर जो है वो एग्जाम्पल क्रिएट करता है और उसका बिहेवियर होता है। जी। बाई चांस मेरा एक ऐसा बिहेवियर था कि मैं सबकी रिस्पेक्ट करता था, जो आज अच्छा। भी कैरी करता हूँ, जिस वजह से मुझे इनिशियल बढ़िया ब्रेकअप मिला। उस कंपनी में मैं सिंगापुर अचीवर बन गया। क्या बात है। ये कौन से साल की बात है सर? ये 98 की ही बात है। डायरेक्ट सेलिंग में आप इंटर हुए तो वही 98 में? 98 में आ गया मैं। तो यहाँ से ये शुरुआत हो गई। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते रहे। कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से कुछ चीज़ें थी, जैसे वो कंपनी थी उसमें एक ही था, कॉस्मेटिक्स था, स्किन कॉस्मेटिक्स। अच्छा। या तो मुझे लगा कि अगर मुझे इंडस्ट्री में ही आना है और बड़ा काम करना है तो मैं एक पर्टिकुलर, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कॉस्मेटिक्स जेंट्स यूज़ नहीं करते, बिल्कुल। इवन की स्किन कॉस्मेटिक्स भी यूज़ नहीं करते। बिल्कुल। तो मुझे लगा जब अगर मुझे आना ही है तो ऐसी किसी कंपनी में, ऐसे कोई प्रोडक्ट के साथ मुझे काम करना चाहिए जो पूरी फैमिली के लिए हो। तो वहाँ से मैंने वो शिफ्ट किया। उसके बाद कुछ आगे बढ़े हम, और इत्तेफाक से ये हुआ कि इंडस्ट्री में एक तरह का रिवोल्यूशन आया एक वक्त में। अमेरिका से एक कंपनी आ गई। अच्छा। जो पहली बाइनरी कंपनी थी इंडिया में, वर्ल्ड वाइड बोलूँ मैं तो। जी। और उस कंपनी का जो सिस्टम था उसको देख के मुझे लगा कि शायद दिस इज़ द वे, जो इंडस्ट्री के लिए फास्ट होना, जो कि आज की डेट में प्रूव भी है कि आज हम मैचिंग प्लान और बाइनरी प्लान बहुत और मैक्सिमम कंपनी इसी पे काम कर रही है। और ये तब की बात है, 99 में वो कंपनी आई थी, और उसके बाद हम आगे बढ़े। मगर जैसे कि होता है कि फॉरेन कंपनियां या विदेशी कंपनियां बहुत दिन तक काम नहीं करती ड्यू टू लीगल इश्यूज और बाकी सारी चीज़ें। फिर नेटवर्क बहुत बन गया था, जिसको आप इत्तेफाक से कह लें या फिर मेरी मेहनत कह लें। फिर वो सारे लोग, इतने सारे लोग थे, तो उन लोगों का बिलीफ ये था कि मैं जो करूँगा ठीक करूँगा, और उन्होंने कहा कि साहब एक अपनी ही शुरुआत की जाए। तो 2001 में कंपनी फॉर्म की। अच्छा। और वहाँ से फिर एक जर्नी शुरू हुई। तो ये कहाँ से मतलब आ गया? पहले तो आप नेटवर्कर थे और डायरेक्ट आप कंपनी का चलाने का ये कहाँ से आ गया? ये मजबूरी थी एक्चुअली में। वो कंपनी क्या है कि जब निकल गई, और 200-250 लीडर थे मेरे पास। अच्छा, इसलिए आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया कि तो नहीं, वो मेरी तो चाहत ही नहीं थी, मतलब मुझे तो आता ही नहीं था, मतलब मैनेजमेंट कंपनी और कंपनी का कैसे फॉर्मेशन होता है ये मुझे पता भी नहीं था। मगर उसमें एक अच्छी बात ये थी कि उन लोगों का बिलीफ बहुत था मुझ पर। हाँ, विश्वास ये होना चाहिए। बिल्कुल, कि आप जो करेंगे सही करेंगे। तो उनका ये था, सब लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि सर हम किसी और में क्यों ट्राई करें, अपना क्यों नहीं करें। तो मैंने कहा भी उनसे कि यार ये कोई आसान चीज़ नहीं, मतलब कंपनी इज़ अ बिग थिंग। तो खैर वो एक तरह से ये बोलिए कि जैसे डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर हम एक कहानी सुनाते हैं कि भाई तालाब में किसी को मतलब जंप किया और वो पूछा भाई धक्का मार के, मतलब इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो वो बोलता है कि नहीं यार, ये पहले ये बताओ कि धक्का किसने मारा। तो मुझे तो 2 धक्के लगे। क्या तो एक तो ये कि भाई जब मैं इंडस्ट्री में आया, क्योंकि कोई भी आदमी इसमें अपनी चॉइस से नहीं आता, कोई ना कोई लेके आता, कोई ना कोई। दूसरी चीज ये कि कंपनी भी मैंने अपनी चॉइस से नहीं की, मुझे जबरदस्ती करवा दी गई। 200-250 लोग आपके साथ में, तो सर मजबूरन करना ही पड़ा। तो मगर उसमें क्या होता है कि एक चीज जो सबसे बड़ी है वो है मैनेजमेंट। अच्छा, मतलब वो आसान नहीं है कभी भी, और कभी भी नहीं होगा। ये 20 साल 25 साल पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, मैनेज जो है चीजें नहीं होती, लोग होते हैं। बिल्कुल। अगर हम लोगों को मैनेज करना आ जाए तो यही लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल उसके अंदर चाहिए। अक्सर लोग ये मानते हैं कि चीज़ों को मैनेज करना होता है, चीज़ें मैनेज नहीं होती। जैसे सपोज कीजिए कप यहाँ रखा है, हम 2 दिन बाद आएंगे, कप यहीं रखा मिलेगा। मगर आप मुझसे कहें कि साहब आप 1 घंटा बैठे रहिए, मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता 1 घंटा। मैं पता चला उसको छूंगा, कभी इसे छूंगा। क्या बात है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे सर मैं तो आपको बैठने को बोला था, आप तो नहीं, आप इधर उधर। तो ये मैनेजमेंट है कि आप जो सोच रहे हैं सामने वाला भी वैसे ही सोच रहा है क्या, क्योंकि वो इंसान है, वो आइडेंटिटी है।
उसके पास भी कुछ थॉट्स है, उसके पास भी कुछ फीलिंग्स है। अब डायरेक्ट सेलिंग में जब हम देखते हैं तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जबकि वो लाइव है। और राइट, किसी लाइव को, किसी जिंदगी को, किसी जीवंत व्यक्ति को आप मैनेज करेंगे, ये आसान नहीं है। और यहीं शुरू होती है कि आपके स्किल्स कितने हाई हैं। क्या बात। तो मैंने शुरू की कंपनी, और उसके बाद जो हुआ वो तो एक बहुत बड़ा स्टोरी हो जाएगी, मगर मैं यही बोलूँगा कि फाइनली आई एम मतलब हम सक्सेस रहे। उसके बाद बहुत सारे लोग अभी भी, मेरा एक इंटरव्यू अभी था पिछले वीक में, जी, तो उसमें उन्होंने पूछा सर आपने एमबीए कितने में किया। अच्छा सॉरी, उन्होंने पूछा एमबीए कहाँ से किया। अच्छा, तो मैंने कहा यार देखो, मुझसे ये मत पूछो कि एमबीए कहाँ से किया, मुझसे ये पूछो आपने कितने में किया। कितने में गया। तो उन्होंने कहा इसका क्या मतलब, आपने मतलब कहीं बाहर से किया क्या, विदेश में। मैंने कहा नहीं, मैंने इंडिया से किया है, बट मैंने 4 करोड़ रुपए में किया है। क्या बात है। तो कहते मतलब यहाँ कौन सा ऐसा होता है। मैंने कहा भाई घाटा खा खा के जब 4 करोड़ डुबा दिए तो समझ में आया कि कंपनी कैसे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जर्नी है साहब। क्या बात है। तो दोस्तों एन सर की ये पूरी जर्नी है, और आगे बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे, लास्ट तक बने रहिए। सर, इतना साल का आपको डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है, अभी और पहले में क्या आप डिफरेंट ये करते हैं? अभी जो यूथ आ रहा है, जो पहले हम लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, करीबन मेरे को भी 20 साल होने को इंडस्ट्री में, आप मेरे से बहुत सीनियर हो, आपको 27-28 साल हो गए इंडस्ट्री में, तभी की डायरेक्ट सेलिंग और अभी की डायरेक्ट सेलिंग, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, कुछ चीज़ें बदली हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजी की बात करें, और इसका बदलाव बहुत बड़ा है जी। मगर टेक्नोलॉजी, या जब हम कहते हैं कि भाई सोशल मीडिया, या जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये एक टूल है जी, ये सपोर्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको गारंटी नहीं दे सकता। यही सही बात है, क्योंकि पहले भी और आज भी ये बिजनेस रिलेशनशिप पे है। बिल्कुल। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप इसको मेंटेन करना जानते हैं, तो आप सक्सेस होंगे। अदरवाइज तो सक्सेस होना मुश्किल है। अब बात हम करते हैं कि पहले करने में और आज में, पहले कई बेनिफिट थे, बट अब ज़्यादा बेनिफिट हैं। आज के वक्त में हमारे पास टेक्नोलॉजी की वजह से रीच बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रीच बढ़ने से क्या है, तो एक्सपोजर आपके पास है, आप घर बैठे कहीं पे भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। जी, मैं ये मानता हूँ कि पहले हम डोर टू डोर करते थे, अब हम स्क्रीन टू स्क्रीन करें। अभी जूम आ गया है, काफी सारे लोग, इजी हो गया। तो हम लोगों को नॉक कर रहे हैं, पहले लोग डोर नॉक करते थे, अब स्क्रीन नॉक कर रहे हैं। बात तो ये है, बट अभी भी वही है। हाँ, आपकी रीच बढ़ गई है, पहले आपके पास लिमिटेड था, मगर पहले बिजनेस शायद रिलेशनशिप पे ज्यादा बेस्ड था, और अभी लोगों को ये लग रहा है कि हम डिजिटल हो गए हैं तो ज्यादा बिजनेस कर लेंगे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, वही तो मेरे को बात को चिढ़ना था, क्योंकि हार्ड वर्क करके भी रिजल्ट अच्छा आता था, आप लोग नहीं कर पा रहे, इजी टूल्स होने के बाद भी लोग नहीं कर रहे। हाँ, ये मेरे को जानना था। एग्जैक्टली वजह क्या। अदरवाइज तो अगर ऐसा होता तो डिजिटल मार्केटिंग या इंडस्ट्री में जब ये चेंज हुआ जी, तो हमारी इंडस्ट्री की भी तो ग्रोथ बहुत बड़ी होनी चाहिए थी। बिल्कुल, ग्रोथ हुई है, हो भी रही है, मगर उस रेशो में तो नहीं आई जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो बात यह है कि शायद कुछ गलती हुई है, या समझने में एस्पेक्ट्स कई बार होते हैं कि भाई हम ऐसा कर लेंगे। अब अच्छा हो रहा है, बट इससे अच्छा मेरा एक ही है कि रिलेशनशिप का बिजनेस है, और आप चाहे आपकी कितने भी फॉलोवर्स हों, मैंने देखा है कि अगर ट्रस्ट नहीं है तो एक प्रोडक्ट नहीं बेच सकते आप। बिल्कुल सही है। और अगर आप फॉलोवर कम भी हैं और वो ट्रस्ट करते हैं, तो आप सोशल मीडिया पे या डिजिटल मार्केटिंग में भी सक्सेस हो सकते हैं। क्या बात। एक तो ये एक चीज़ है जिसको मैं कहूँ। दूसरा डेफिनेटली जूम हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, इससे आप दूर, जिसको हम बोलते हैं कि रिमोट लेवल पे भी जाके आप, और कहीं पे पूरी दुनिया में आज आप बिजनेस को कर सकते हैं। ये एक बड़ा बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन में बड़ा बेनिफिट है, हम अभी किसी को भी कुछ भी भेज सकते हैं। पहले तो सर फिजिकली हम लोग जाके चेक उठाते थे, वो अलग ही मोटिवेशन था। हार्ड कॉपी मिलती थी, हम लोग फाइल में दिखाते थे लोगों को, अलग ही वो मोटिवेशन था। उसमें बहुत जोश लगा के एकदम जोश से लोग काम करते थे। आज ऑनलाइन अकाउंट में आने के बाद भी इतना जुनून नहीं दिख रहा है। मुझे याद है कि मेरी इतनी मोटी फाइल थी। क्या बात है, वो टाइम की बात हाँ, है। क्या बात है। 83 का पहला चेक, और उसके बाद मैं जब ऐसे पलटता था
तो एंड में जाके लोग कहते थे यार ये पॉसिबल कैसे है। मैंने कहा इंडस्ट्री है ये और सब कुछ पॉसिबल है। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये इंडस्ट्री में अक्सर एक सवाल अब भी होगा, शायद हम बात करेंगे तो, कि इतनी सक्सेस कैसे आ जाती है जी, क्या रीजन है। तो इसके पीछे जो चीज है या जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि 83 से लेके और फिर 83,000 तक, फिर वो 8 लाख तक जो चेक जाता है, ये चेक का मतलब इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे। तो इसके पीछे जो है बेसिकली, इसको आप अगर देखें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसकी जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ जिसको हम अक्सर हम सब कहते हैं कि लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसका टाइम मल्टीप्लिकेशन जब होता है जी, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये कई बार लगता है कि लीडर जो है खुद फील कर रहा है कि ये उसका काम है, मगर जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, जब रिएक्शन शुरू होता है, तो वो टाइम मल्टीप्लिकेशन है सारा का सारा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति, तो मैं एक बात मानता हूँ कि आप रिक्रूटमेंट करके बिजनेस तो शुरू कर सकते हो, मगर डुप्लीकेशन से बिजनेस बड़ा। यस, मतलब हार्ड, मतलब हॉल में उतरना ही है उनको। ऐसे आप नहीं कर सकते ऑनलाइन में, खाली टीवी में देख के बिजनेस नहीं कर सकते, डुप्लीकेशन होना ही चाहिए। सर, एक लीडर है, कोई भी इंडस्ट्री में आता है नया लीडर, उसको तुरंत लगना चाहिए, उसको लगता है कि मैं तुरंत करोड़पति बनूं या तुरंत बहुत सारा हासिल कर लूं। क्या लगता है आपको, उसके लिए क्या, एक लीडर बनने के लिए कौन से स्किल उसके अंदर चाहिए? लीडर से पहले बेसिकली जब कोई आदमी ज्वाइन करता है, पहले तो अगर मैं उसके दिमाग में मतलब लीडरशिप ही है। एग्जैक्टली इसको अगर हम ऐसे देखें, मतलब इसमें 3 सवाल बन सकते हैं। पहला ये सवाल कि कोई आदमी इंडस्ट्री में आता है तो वो फेल क्यों हुआ, एक बात। दूसरी बात ये कि वो इंडस्ट्री में आया तो वो इंडस्ट्री को करके छोड़ के क्यों जा रहा है, बिल्कुल। तीसरा ये वो लीडर जो है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो हाई क्यों है जी, इस इंडस्ट्री से क्यों जी। तो पहली चीज तो ये है कि हमने जो 30 साल गुजरे ना सभी जी, हम सबने ही बेसिकली इसको बेसिकली ओवर एक्सपेक्टेशन पे बेचा है। हाँ, ये सही बात है। तो हमने ही तो एक्सपेक्टेशन बढ़ाई है कि भाई बस फटाफट अमीर बन जाओ। उसका ड्रीम तो छोटा ही था, लेकिन उसको जबरदस्ती, तो वो एक तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग आए क्योंकि उन्हें बताया गया कि बस यहाँ तो 4 साल में आप 40 साल का जो अचीवमेंट है वो हासिल कर लोगे। होता भी था 4 इयर्स वर्सेस 40 इयर्स वाली थ्योरी, आपने भी ट्रेनिंग की होगी और मैं भी, हमने भी ट्रेनिंग की है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है वो बहुत खतरनाक है। तो मैं एक ही चीज जानता हूँ कि पहला काम है कि साहब गारंटी है ये बिजनेस चल में पैसा है, मगर फटाफट है ये गारंटी नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये है ही नहीं। अच्छा, ये है ही नहीं। और फटाफट वाली इस कम जो लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से, अब तो वैसे भी एक क्लियर बात हो गई कि वो डायरेक्ट सेलिंग कर भी नहीं रहे थे, वो स्कीम बेच रहे थे। और स्कीम में और बिजनेस में फर्क होता है। बिल्कुल। मैं अगर आपसे बोलूं कि साहब इन्वेस्टमेंट करो, पैसा लगाओ और 3 महीने में डबल, 6 महीने में डबल या साल भर में डबल, बिल्कुल, तो इसको रिलेट करके लोग डायरेक्ट सेलिंग से जब कनेक्ट करते हैं तो वहाँ गलतफहमियां डेवलप होती हैं। उन्हें लगता है यही तो है वो, और यहाँ पे भी वही उम्मीद लेके आते हैं कि फटाफट अमीर बन जाएंगे। तो पहली चीज है आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। क्या बात है, पेशेंस तो बिल्कुल। तो सर, आप यहाँ से अभी स्टार्टिंग से लेकर इतने साल तक आप आए, चैलेंज तो आया होगा सर आपको? सर चैलेंज तो बहुत आते हैं। इवन मैं तो ये बोलूँगा कि चैलेंज तो अभी भी हैं, और जिंदगी में चैलेंज ना हो तो फिर मज़ा भी नहीं है। मतलब आपकी ज़िंदगी निरसता में बढ़ जाएगी। मगर हाँ, कभी कभी इतने ज़्यादा चैलेंज होते हैं कि आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, मतलब हो क्या रहा है। अच्छा, एक चीज़ होती है जो बड़ी कमाल की है। 2 चीज़ें हैं, जब हम कहते हैं स्ट्रगल जी और हम कहते हैं हार्डवर्क, दोनों में मैं एक फ़र्क मानता हूँ कि जब हम सर्वाइवल के लिए मेहनत करते हैं तो वो स्ट्रगल है, बिल्कुल, और जब हम ग्रोथ के लिए मेहनत करते हैं वो हार्डवर्क है। सही बात है, ग्रेट। तो अक्सर लोग ग्रोथ के टाइम को भी हार्डवर्क मान लेते हैं। हाँ, जैसे मैं आज बोलूं तो मैं हार्डवर्क करता हूं क्योंकि मुझे ग्रोथ चाहिए, आज मेरा स्ट्रगल टाइम नहीं है। बिल्कुल। बट जो स्ट्रगल और जिसको चैलेंज आप बोल रहे हो, क्योंकि आज चैलेंज नहीं आएगा,
आज सिर्फ ये है कि हमारे सामने जो चैलेंज होगा वो होगा कि हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। मगर कई बार लगता है कि आपको कुछ समझ भी नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि जब चैलेंज आते हैं तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि बस आपको खुद पे भरोसा रखना है। लेकिन मैं सर पूछना चाहूँगा आपको, कोई एक चैलेंज? हाँ, देखिए, एक तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं करने पड़े जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था, मतलब मैं खुद एज ए नेटवर्क का काम कर रहा था। ओके। वो इसलिए नहीं करने पड़े, इत्तेफाक ये रहा कि मैंने शायद पहली बार जब मैंने अपनी सीनियर को बुलाया था और उसको बुलाने के बाद मैंने कहा सर मेरी एक मीटिंग ले लो, तो मैंने 12 लोगों को बुलाया और वो आए। घर पे ही मैंने मीटिंग रखी अपने लिविंग रूम में, और उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन देने के बाद मुझे लगा अगर मैं ये प्रेजेंटेशन खुद देता तो शायद इनसे अच्छी देता जी। और हुआ ये कि उसमें से 4 लोग तो उसी वक्त चले गए, बाकी 4 लोगों को जब मैं फॉलोअप में गया तो उसमें से किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा चलो दोबारा कहते दोबारा फिर कब बैठेंगे। तो दोबारा किसी प्रोस्पेक्ट को बुला के फिर दोबारा से बुलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये टफ होता है। तो एक तो ये मेरे लिए ये जो अच्छा रहा कि मैंने अपने बिजनेस को बहुत जल्दी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि भाई ये तो मुझे करना है, और मैं अगर किसी को बुलाऊंगा वो अगर ठीक से प्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक से अगर उसका प्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से मुझे डायरेक्ट बहुत जल्दी करने से क्या हुआ कि मुझे बहुत चैलेंज नहीं है। अच्छा। तो मुझे लगता है चैलेंज वहां ज्यादा आते हैं जब आप दूसरों के कंधे पे बंदूक करते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो एक तो ये थी, तो ये वाला फेज मुझे चैलेंज आया जब मैं कंपनी खोली। और कंपनी खोलने के बाद क्योंकि मेरे पास तो 150 लोग थे, 120-150 के आसपास तो लोग ही थे जो लेके आया था मैं, और जिन्होंने कहा मुझसे कंपनी खोल लो। तो मैंने कंपनी शुरू की और 1.5 साल 2 साल बहुत अच्छी चली। मतलब मुझे हैरान था कि इतना बड़ा टर्नओवर, क्योंकि 150 लोग थे मेरे पास ऑलरेडी और वो काम कर रहे थे। मगर वहीं पे उन लोगों को ये लगा कंपनी ग्रो कर रही है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, वो ग्रो नहीं कर रहे। अच्छा, ऐसा उनको लगा, जबकि सब लोग पैसा बना रहे थे। ओके। मगर शायद उन्हें लगा कि मैं जो ऑनर हूँ उनकी वजह से। अच्छा, ये उनको लगा। दूसरा एक चीज ये हुई कि मुझे मैनेजमेंट में बहुत स्किल नहीं था, तो मेरा जो जीएम था कंपनी का, ओके, तो मैं बाकी चीजें देखता था, जीएम नहीं देखता था। वो भी डायरेक्ट सेलिंग से थे, उनका बैकग्राउंड? नहीं, वो डायरेक्ट सेलिंग से नहीं थे। मगर उसने क्या किया कंपनी में, उसने कुछ ऐसा किया कि उसने लीडर्स को ये समझाना शुरू कर दिया कि साहब आप कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, तो आप भी बना। क्या बात है, मतलब वो पहले से स्किल उसके अंदर थे इसलिए वो कर पाए। हाँ, तो उसने लीडर को मोटिवेट करना चालू किया, फिर उनको समझाना चालू किया। तो वहां से ये हुआ कि लगभग 80 कंपनी मेरी खुद की कंपनी से नहीं बन गई। क्या बात है। मतलब 80 लीडर, जैसा शोले पिक्चर बना था तो उसके बाद बहुत सारे शोले पिक्चर आ गए। और ये इसी को मैं बोलता हूँ कि मैनेजमेंट आसान नहीं है, कि जब आप किसी एम्प्लॉय को रखेंगे तो वो लीडर के साथ मिलकर कुछ करेगा, किसी ट्रेनर को रखेंगे तो ट्रेनर एक नई कहानी लेके लीडर के साथ कुछ कलाकारी कर देगा। तो 80 कंपनी बनना वो अलग बात है कि उसमें से बहुत सारी कंपनी उसी वक्त बंद हो गई, फिर उसके बाद कुछ लोग जेल चले गए, उसके बाद कुछ लोग, मतलब देखिए जब भी आप कंपनी करेंगे और जब कुछ नहीं होगा तो कुछ गलत भी करेंगे। तो फाइनली ये वो मुझे आज तक नहीं मिला कि कोई आदमी जो लोग मेरे साथ थे और जो चले गए, बट मैंने किसी की शिकायत नहीं की, किसी से कोई गिला शिकवा भी नहीं रहा। उसमें से काफी लोग वापस भी आए। क्या बात, इस वजह से ग्रेट। मैंने इंडस्ट्री में एक चीज आनी कि आप अपने कोई आए या जाए, आप बीच में जो पुल है दो लोगों के बीच में, उसे नहीं तोड़ना नहीं है। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर ये करते हैं कि जब कोई हमें छोड़ के जा रहा होता है तो हम उसकी बुराई, उसको क्रिटिसाइज इतना करते हैं कि उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। और उसे जब वो कुछ सुनता है किसी से तो वो कहता है यार मुझे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, बट ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर वो रास्ते बंद कर देते हैं। तो आप कभी किसी को जाने दो, लेट देम गो, बस। मगर उसकी बुराई नहीं करनी। लोग पीछे से बोलते हैं बहुत ये गलत चीजें अपनी इंडस्ट्री में, और वो नेगेटिविटी फैल जाती है। तो वहां पे ये हुआ कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ, अचानक से जमीन पे आ गया। अब मेरे पास ये तो उसको कैसे कवर किया? हाँ, तो वहां ये हुआ कि जो मैनेजर था, क्योंकि उसकी प्लानिंग ऐसी थी और मैं फील्ड में भी होता था और बहुत सारी चीजें देख रहा था,
ओवरऑल मिला के ये हुआ कि मेरे पास करीब 2-2.5 करोड़ का, मतलब बिजनेस के अलावा जो लॉस हुआ 2-2.5 करोड़ का लॉस हो गया। बहुत बड़ा लॉस है। बहुत बड़ा लॉस है ये 2004 में हुआ। इससे तो मेरे ख्याल से आप तो छोड़ने का भी मतलब ये रुखा मतलब देने का भी मूड था। मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब मेरे पास एक ही चीज थी कि या तो मतलब कंपनी को तो बंद हो ही गई थी ऑलमोस्ट, मेरे पास बचे थे कुल 10-12 लोग। कभी कौन से साल के सर? 2004। 2004। तो पहला काम तो ये किया कि एक बहुत बड़ा जो ऑफिस था उसको बंद किया, जिसका अच्छा। रेंट उस वक्त 2004 में लगभग 1.5 लाख रुपए था। हाँ, रेंट। दिल्ली में, वो भी ईस्ट ऑफ कैलाश के, बहुत अच्छी जगह है। हाँ मतलब ग्रेटर कैलाश के बराबर में। तो उसे छोड़ के हम दिल्ली लक्ष्मी नगर में चले गए, जो लक्ष्मी नगर आप जानते होंगे, जमुना पार बोलते हैं। जी जी जी, जहाँ सुना है। 12,000 रुपए 13,000 रुपए का ऑफिस लिया पहले दिन कि भैया खर्चे नहीं दे चलो सकते। शुरुआत करते हैं वापस। अब मैं पूरे दिन ऐसे बैठ के सोचता था कि यार ये अब क्या करना है। घर में जो भी थी, तो फाइनली ये हुआ कि पहला काम तो ये था कि मुझे या तो छोड़ देना है, किसी नए काम पे जाना है। तो मैंने सोचा मुझे 7 साल हो गए, लगभग 6-7 साल, अगर मैं नया काम करता हूँ तो वहाँ जीरो से शुरू जीरो से करूंगा, स्टार्ट और करना मैं पड़ेगा। अगर इसी को दोबारा शुरू करूं तो एक्सपीरियंस तो पहले तो से 7 था। साल का तो एक्सपीरियंस मेरे पास है। बिल्कुल। तो मैंने अपनी पूरी, बोलते हैं ना, पूरी शक्ति आप इकट्ठी करके एक डिसीजन लेते हैं। और मैं एक चीज मानता हूँ कि आपकी सक्सेस में आपका डिसीजन बहुत बड़ा काम रोल करता है। तो मैं अपनी वाइफ के पास, मतलब दिल्ली से देहरादून गया और मैंने उनसे बात की जी। तो हमने कहा कि हम घर भेज देते हैं। तो उसने कहा घर तो नहीं भेज सकते, मतलब घर, बच्चे घर सड़क पे आ जाए। कोठी थी, बड़ी कोठी थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा हम इसको बैंक में लोन ले लेते हैं। तो बैंक से लोन लिए, मेरा एक दोस्त था उससे पैसे लिए, करीब मैंने 70-80 लाख रुपए इकट्ठे किए और फिर दोबारा से काम को शुरू किया। और वो एक ऐसा टाइम था कि मुझे पता था कि करना मुझे है जी। तो मुझे याद है कि मैंने 2 महीने 18 घंटे या 20 घंटे काम किया होगा। 18 घंटे लगातार, क्योंकि मेरे पास मतलब बोलते ना चॉइस ही नहीं थी कोई और। देयर इज नो चॉइस, करना ही है, मतलब करना ही है। मतलब ये भी नहीं कि ट्राई करना, ट्राई भी नहीं थी। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि मैं पूरे दिन, मैं और मेरे साथ 2 लड़के थे, मतलब 2 और स्टाफ थे, हम लोग पर्चियां बांटते थे। और उस पर्ची पे हमने जो लिखा वो बड़ा हिट रहा वो स्लोगन। अभी भी उसको अगर कोई यूज करे तो बड़ा इफेक्टिव है। व्यापार चाहिए, फोन मिलाइए। 10,000 से 50,000 बांटना चालू करें, कमाने के इच्छुक लोग संपर्क करें। और हमने 999 का अमाउंट था, लागत मात्र 999। वो जमाने में बहुत चलता था, हैंडबिल वगैरह बांटते तो लोग पढ़ते थे भी, क्योंकि इतना ये नहीं था। हाँ, वातावरण इतना नहीं था। हर दिन 3-4 हजार ही बांटते थे हम लोग। अच्छा। और उससे फिर रिजल्ट आए। कितना % आ गया सर अपने बांटने के बाद? जब हम मतलब 2,000 अगर हमने आज हैंडबिल बांटे हैं तो मुझे 20 से 30 कॉल आते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा रेशो। और 3-4 लोग मिलने आ जाते थे। तो उससे क्या हुआ कि मुझे 2-3 नेटवर्कर मिल गए जो किसी और कंपनी में। जी बिल्कुल। और एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन मिले, वो कहते हैं ये भी कोई बिजनेस होता है। मैंने कहा हाँ सब बिजनेस तो है ये। बिल्कुल। पहले तो मैंने उनका, फिर उन्होंने कहा अगर ये बिजनेस है तो मैं इसको ट्राई करूंगा। जी। और आप हैरान होंगे कि ये करते 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 मैंने अगले ठीक 1.5 साल में हमारी कंपनी ने 8 गाड़ियां, मतलब कार अचीवर खड़े कर दी। क्या बात है, ग्रेट। कौन से साल? ये 2004 में ये इशू था और 2006 में लास्ट में हम ये कर रहे थे। 2 साल का डिफरेंट है। 2 साल के अंदर। और उसमें ये सारे भी इशू थे जिसमें, और मैं बताऊं तो 2007 में हमने फिर एक 3 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी। और वो पिछला जो बैकलॉग था जो कौन से जगह पे? नोएडा में। ओके। और वो सारा का सारा पैसा हमने वापस किया। बहुत बढ़िया सर। ये मेरी आप स्ट्रगल आप देख रहे हैं। इसमें जो चैलेंज था वो ये था कि मैं खत्म हो चुका था। नहीं सर, ये इतना करने के बाद भी अगर आप टिके हो तो बहुत बड़ा आपका अंदर से एक, तो वो जो डिसीजन था कि मुझे छोड़ना है या कंटिन्यू करना है, ये एक बहुत बड़ी चीज थी जिसमें आप, वो टाइम में किसी से आपने ऐसा ओपिनियन नहीं लिया कि मैं क्या करूं, क्या कोई तो आपके नहीं, मेरे घर में हो या कोई बिजनेस में? इसमें एक चीज थी जो मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैं तो ये बोल के आया था देहरादून अपने मतलब नेटिव प्लेस में कि भाई मैं तो एक बहुत बड़ी बड़े बिजनेस की शुरुआत करने दी।
अब मैं वापस जाता तो मेरे पास तो एक ही था कि वो मेरे रिश्तेदार और सर्कल सारे लोग जी। हंसते। तो मुझे लग रहा था कि मौत से ज़्यादा खतरनाक वो है उनको फेस करना। जी। मतलब उनको फेस करने से अच्छा है कि वो मुझे मजाक उड़ाएं और मेरे सामने ऐसी बात करें, उससे अच्छा है कि यार अपने आप को मतलब सरेंडर कर। सरेंडर कर दो। मगर जिसको बोलते हैं, अक्सर हम बार बार एक बात बोलते हैं इस इंडस्ट्री में कि गिव अप नहीं करना। मतलब बिल्कुल, मैं बिल्कुल, डटे व्यूअर से रहना। बोलूंगा कि साहब अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो चैलेंज तो बहुत आएंगे। कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सब कुछ खत्म, बट एक ही चीज़ है, टिके रहो। क्या बात है। मुझे लगता है कि ये 28 साल जो मेरी ज़िंदगी में हुई, मैं टिका रहा, इसलिए हम लोग आज हैं। और जोई वेलनेस जब हम बात करते हैं तो वो इस लेवल पे आज है कि हम क्या बात एक है, brand बहुत है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये जर्नी में तो चैलेंज बहुत आया, आपने तो सारे व्यूवर्स को बता दिया। ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट जिससे आपको लगा कि यस अभी मैं कर सकता हूँ, आगे नहीं कर सकता, ऐसा कोई आपके साथ कोई हादसा हुआ? देखिए, इसके अलावा एक और टाइम था जब इंडस्ट्री में एक दौर आया जब लोग इन्वेस्टमेंट प्लान और बहुत सारी चीज़ें हुई। 2011 में एक कंपनी आई, स्पीक एशिया। जी, वो तो लूट गए सबको सर। हाँ, उस कंपनी ने इतना बड़ा लॉस दिया मुझे कि मेरे सारे लोग मुझसे पूछ के जा रहे थे। अच्छा, मतलब वो कह रहे थे सर ऐसा है कि हम स्पीक एशिया ज्वाइन वो कर रहे टाइम हैं। में उनको रिलेशन नहीं दिख रहा था, वो टाइम में उनको पैसा तो दिख मैंने रहा कहा भाई ये जो हमने कहते सर ऐसा करते हैं, थोड़े दिन मैं वहां कर लेता हूँ फिर आ जाऊंगा, ये कंपनी भी थोड़े दिन चलेगी। अच्छा, उन्हें ये पता था। जी। मगर अच्छा, स्पीक, माइंड सेट उनका पहले से ही था, लेकिन हाँ आपको बोल के जा रहा, मतलब उसमें भी आपको हाँ, मतलब रिस्पेक्ट वो दे रहे ये हैं। थे कि भाई मेरे से भी रिश्ते नहीं खराब करने। जी जी जी, आपका भी रिस्पेक्ट है और उधर का भी रिस्पेक्ट हाँ, है। मगर पैसा बहुत बहुत ज्यादा पैसा है। फास्ट आ रहा है क्योंकि बिल्कुल लोग का बिल्कुल प्रमोशन ऐसा था। बिल्कुल। तो ये एक टाइम भी था जब मुझे फिर लगा कि क्या मुझे इतने साल इस इंडस्ट्री में आने के बाद ये तो उतार चढ़ाव रहेगा। मेरी वाइफ ने मुझे बोला एक बार कि हम कोई दूसरा बिजनेस में नहीं आ सकते क्या? तो फिर मेरे पास एक वक्त था कि भाई मैं नया बिजनेस पे जाऊं या अब, क्योंकि 2011 की बात है तो मुझे लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस था। अब उसमें अच्छा। दो थे कि डायरेक्ट सेलिंग एज वेल एज मैं कंपनी का भी एक एक्सपीरियंस था 11 साल का। तो यहाँ पे मुझे फिर यही डिसीजन मैंने लिया, नहीं मैं करता हूँ। तो मेरे पास जो भी बचा था, लगभग मेरे पास मैंने बुलाया तो 40 लोग थे जो बचे। उतने बड़े, मतलब हम एक बहुत बड़ा टर्नओवर कर रहे थे, फिर लोग डिस्टर्ब हो गए कुछ, जैसे मैंने कहा कंपनी खोल ली और मैक्सिमम लोग इधर चले गए। और ये बड़ी हैरानी वाली बात थी, आपको याद होगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सबको याद है कि जी। स्पीक एशिया का क्या। बहुत सर, बहुत मार्केट को उन्होंने खराब किया, बहुत लोगों को हाँ गंदा किया, माइंड उनका सेट हो गया कि ये कर सकते हैं। कुछ जी, लोगों को मालूम नहीं था, जो नए नए लोग जॉब कर रहे थे, उन लोगों को लगे कि चलो भाई 10,000 लगाना, 20 आएंगे, 20 लगेगा तो 40 आएंगे, जी 1 जी। लगाएगा 2 लगा, फिर 5 लाख लगाया, 10 आया ही नहीं। तो वो जो टर्निंग पॉइंट है जो आप बात करो, जिसकी जी। वजह से मैं आज और हम जो यहाँ पे हम्म, हैं, मैंने एक ही चीज सोची कि जो मेरे पास बचा है मैं उसे देखता हूँ क्या है। तो मेरे बिल्कुल। पास 40 लोग बचे जिन्हें मुझ पे फेथ था, बट वो बिगिनर थे। मतलब वो होता है ना, एक फेज होता है कि जब आप एक फ्रेशर होते हैं, उसके बाद आपके अंदर एक ख्वाहिश होती है मुझे लीडर बनना है, ऐसे कुछ थे। वो इमोशनली अटैचमेंट थी आपकी, तो वो हाँ, नहीं तो जाएगी। उन्होंने कहा साहब हम आपके साथ हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको डेवलप करूंगा, अच्छा। ट्रेनिंग दूंगा और सारा सपोर्ट करूंगा। आप अगर डिसीजन लेते हो तो सबने कहा सर हम हैं। क्या तो बात है, बहुत 40 बढ़िया, लोगों के बहुत साथ बढ़िया मैंने सर। प्लानिंग की और मैंने पर्सनली एक एक लीडर के साथ उनको डेवलप किया, जिसको बोलते हैं ना हाथ पकड़ के। मगर लॉ ऑफ एवरेज तो काम करेगा ही करेगा, सारे के सारे तो होंगे नहीं। 40 में से मुझे लगता है फिर भी बहुत अच्छा एवरेज बचा कि 20-22 लोग डेवलप हो गए। तो 50% का रेशो था, क्योंकि पहले से ही वो डिसीजन लेके आए थे। तो यहाँ इसलिए मैं कहूँगा कि रेशो इस तरह से था। तो वो जो बचे हुए लोग थे और जिन्होंने मेरे साथ काम किया, उन लोगों ने दोबारा से, और हमने दोनों ने एज ए मैनेजमेंट और एज ए लीडर, वो एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनी। और वो बॉन्डिंग जो बनती है वो फेथ है, जो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पावर है। जो मुझे लगता है कि अगर मैं आपके साथ ट्रस्ट करता हूँ आप पे, तो आप भी मुझ पर ट्रस्ट करेंगे। ये लड़के जितने थे, 20 लड़के, इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, बिजनेस ग्रो किया और एक बहुत बड़ा बिजनेस फिर दोबारा से खड़ा हो गया। तब तक वो स्पीक एशिया में निमट गई। जी हाँ, बराबर, वो आपने एकदम क्रॉस किया उसको। वो 6-7 महीने का तो गेम ही था सारा का सारा, तो उसमें खत्म हो गया वो। तो हम ये मुझे लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि जो बचता है,
जी अक्सर मैं एक चीज देखता हूँ कि लीडर इस बात पे ज्यादा रहता है कि सर मेरे पास मेरा ये लीडर चला गया, इसने काम नहीं किया, ये छोड़ गया, वो छोड़ गया। मैं अक्सर बोलता हूँ जो बचा है उस पर मेहनत करो, और अगर आपने उसको डेवलप कर लिया, उस पर मेहनत कर ली, तो फिर आप गजब हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक बड़ी कमाल की स्टोरी है कि एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। बिल्कुल सर। और उसमें ये हुआ कि एक स्कूल में 4 बकरियों को छोड़ दिया गया, 5 बकरियों को जी। और उस बकरियों में उसमें क्या हुआ कि एक बकरी पे एक नंबर लिखा गया, फिर दूसरी पे 2, फिर तीसरी पे 4 लिखा गया और चौथी पे 5 लिखा गया। अच्छा। और उसे एक स्कूल में छोड़ दिया। जब सुबह स्कूल खुला और जब बच्चे आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे स्मेल आ रही है, मतलब किसी बकरी की जो होती है स्मेल आ रही है। हाँ, तो बकरी सारी रात उसमें थी स्कूल में, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया, सबने लगा तो कोई एक बकरी मिली, फिर दूसरी मिली, फिर तीसरी मिली, फिर चौथी मिली। मगर इशू ये था कि वो तीसरी वाली बकरी तो थी नहीं। अब पूरा स्कूल ढूंढ रहा है। अब जब पूरा स्कूल ढूंढ रहा है तो उस दिन तो बच्चे नंबर को ये कर रहे हो। वो कह रहे हैं साहब एक मिल गई, दूसरी मिल गई, चौथी मिल गई, 5वीं मिल गई, मगर ये तीसरी कहाँ है? तीसरी कहाँ है? मगर तीसरी तो कभी थी नहीं। नहीं। तो उस दिन पढ़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सब रिसर्च के पीछे लगे, सब यही लगे रहे। अक्सर ये होता है हमारे पास जो बचा है, हम उसकी बजाय हम उसको जो है ही नहीं, हाँ, सारा फोकस वहां रहता है। उसका फोकस आपके पास 10 लीडर हैं, एक चला गया, उसके ऊपर ज्यादा ताकत लगा दिया। सर आपकी सारा फोकस, सारी ताकत वो कैसे गया, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा चलती है। और जब ये चर्चा चलती है तो जो 9 बैठे हैं, हाँ, वो भी उनके दिमाग में फिर अलग से एक मैसेज आता है कि सर हम लोग काम करें, हम हमारे बारे में बात कीजिए, तो जो गए उसके बारे में क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो है जी, आप वहीं सेट रहिए, बहुत उसी पे फोकस है, कि जो नहीं है उसकी क्या बात करें। बिल्कुल सर। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और इसको अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। बात इसी की करते हैं कि जो नहीं है, मैं आपसे बोलूँगा तो आप बोलेंगे सर मेरा बहुत लॉस हो गया, जैसे आपने मुझसे पूछा। बट हमारे पास क्या हुआ, मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई वो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, जैसे मैंने कहा 4 करोड़, दैट वाज माय इन्वेस्टमेंट, वो मुझे कभी ना कभी तो करनी ही। बिल्कुल। और आज अगर मैं इतना बड़ी पोजीशन पे हूँ या मैं इतना लेवल पे आया तो वो नहीं होता, तो मैं वो सारी चीज़ें सीख भी नहीं पाता कि आप एक टफ टाइम से कैसे गुजरते हैं। और टफ टाइम में गुजरने के लिए आपके पास एक ही चीज़, माइंडसेट है। बिल्कुल, आपके पास और कुछ नहीं। बिल्कुल। अगर आपने अपने माइंड को अपना दोस्त बना लिया साहब, तो फिर मैं ये बोलूँगा कि फिर आपको किसी और अच्छी दोस्ती हो सकती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आ रहा है सर आपके साथ बात करके। मेरा ये कहना था सर, अभी जो इतने साल से आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, इतने बहुत सारे पापड़ बेले, बहुत सारा आपको झेलना पड़ा, इसके बाद भी आप खड़े, आपके जगह कोई दूसरा होता तो मेरे ख्याल से सुसाइटी कर लेता, ऐसे में बात करूंगा डायरेक्टली। लेकिन आज नए जो यूथ आ रहे हैं उनका बहुत कंफ्यूजिंग है कि मैं नेटवर्किंग करूं या मैं सीएमडी बनूं। इनका बहुत कुछ लोगों को लगता है यार ये नेटवर्किंग में सब जगह घूमने से अच्छा एक जगह बैठ के मैं सीएमडी क्यों नहीं बनूं। आपका क्या कहना है कि एक सीएमडी बनने के लिए आपका क्या मैसेज है कि एक सीएमडी बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, या तो आप नेटवर्कर करो? देखिए, मुझे लगता है आज भी अगर मुझसे आप दिल से मुझसे ये पूछें कि मेरी विश क्या है जी, तो मैं कहूँगा मेरे अगर मैनेजमेंट को कोई दूसरा संभाल ले तो मैं नेटवर्कर बनना चाहूँगा। क्या बात है। वजह है लाइबिलिटी नहीं है, जीरो लाइबिलिटी। बिल्कुल। कंपनी फाउंडर, कंपनी मालिक, ये तो लाइबिलिटी है और हर वक्त लाइबिलिटी 24 घंटे और लाइबिलिटी। अच्छा, एक और बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स आए हैं और जो कंप्लायंसेस हैं साहब, सीसीपीएल जो है, आप सोचिए कि उतनी बड़ी कंपनी जो ओरिफ्लेम जैसी कंपनी, जो इंटरनेशनल कंपनी है, उसको उन्होंने 3 लाख रुपए का, आपको तो मालूम है। अब इतनी बड़ी कंपनी की वेबसाइट अपडेट, इग्नोरेंस है। अच्छा, इग्नोरेंस करें या फिर ये कहें कि मैनेजमेंट है, होता ही इतना कुछ बड़ा है कि वो प्रोडक्ट मैनेज करें, मार्केट मैनेज करें, एक छोटी वेबसाइट, उन्हें अब वेबसाइट छोटी चीज है, मगर गवर्नमेंट क्या बोल रही है इसे। तो आज की डेट में मैं ये बोलूंगा कि जो कंपनी चला रहा है वो बिल्कुल अलग बात है, आपको पैसा बनाना है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे दिल्ली से मुंबई आना था, तो आने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, ट्रेन है, फ्लाइट है, मेरी कार भी है, मगर मुझे जल्दी आना है तो मैंने सबसे फास्टेस्ट वे चुना, फ्लाइट। अब यहाँ पे 2 चीजें, मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा पर्पस, या मैं चाहता क्या हूँ, टाइम से पहुंचना, जल्दी पहुंचना जी, और अपनी मंजिल पे पहुंचना। बिल्कुल। मगर क्या इसके लिए मुझे फ्लाइट खरीदनी पड़ेगी?
क्या मुझे एरोप्लेन खरीदना पड़ेगा? हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब मुझे उसका मालिक बनना है? नहीं, मैंने तो जिस मालिक तो उसका कोई और है। अब वो मालिक और मैं दोनों एक साथ बैठे हैं उस फ्लाइट में, बिल्कुल। दोनों बॉम्बे पहुंचे। एक ने करोड़ों रुपए खर्च किए, 1000 करोड़, बिल्कुल। और एक ने 10,000 का टिकट खरीदा। मंजिल दोनों की एक ही है। जी बिल्कुल। तो 10,000 खर्च करके अगर मैं मुंबई पहुंच रहा हूं तो मैं 10,000 करोड़ खर्च करके क्यों पहुंचूंगा मैं? सही, सीधी सी बात है। अच्छा, कुछ हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मालिक की। कोई, और कितनी बड़ा मैनेजमेंट है। तो कंपनी चलाना अगर आप में वाकई उतना काबिलियत है, क्योंकि फंड बहुत बड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए, और फंड मैनेजमेंट एक दिन के लिए नहीं चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। अच्छा, 1000 बार आप अच्छा काम करिए, एक बार आपसे कुछ गलत हो जाए तो 1000 जीरो हो जाता है। ऐसे कंपनी जी, एज ए नेटवर्कर आपकी लाइबिलिटी नहीं है। आपने प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, और देखिए किसी कंपनी के साथ आप हैं और उसके पास 50 प्रोडक्ट है, 50 प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो वो करोड़ में होती है। बिल्कुल सही बात। और आप बहुत बड़ा एज ए और झेलना भी चाहिए उतना। एज ए डायरेक्ट सेलर आप उस सारे प्रोडक्ट के खुद के मालिक हो। बिल्कुल। पूरी कंपनी आपके एज ए नौकर एक कॉल के ऊपर खड़ी है, आप मालिक को क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल। बट जब आप मालिक बन जाओगे तो चैलेंज, तो फिर आप तो नौकरी बन सकते, नौकरी बन सकते, तो मालिक नहीं बेसिकली। तो ये लगता है, मगर ये अलग बात है। मैंने तो ये देखा है कि अगर आप मुझे आज ही, मैं तो भाई, मैंने कहा ना कि मेरी चॉइस ही नहीं थी मालिक बनना, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री की ताकत समझ में आ गई थी कि आज भी अगर आप मुझसे पूछें कि साहब आप अगर आज ये बिजनेस शुरू करना चाहें तो क्या, मैं गारंटी देता हूं मैं वो काम करूंगा जो मैं सिखाता हूं। सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना, हर दिन 5 कॉल करूंगा, हर दिन 5 प्लान दिखाऊंगा, हर दिन 5 फॉलोअप करूंगा, हर दिन प्रोडक्ट की बात करूंगा, हर दिन ट्रेनिंग लूंगा, और इसको अगले 2 साल तक कंसिस्टेंट करूंगा। मेरा यही कहना था सर कि अभी नया जो यूथ आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, उनको अभी इतना साल का आपका तजुर्बा है कि उनको मालूम ही नहीं चलता कि राइट डायरेक्शन कैसा है। कुछ लोग बोलते सिस्टम से काम करो, कुछ लोग बोलते फॉलोअप करो, कुछ लोग बोलते कॉल करो। एग्जैक्ट उसको अभी नया है, जैसे मैं नौकरी करके आया डायरेक्ट सेलिंग, मेरा कुछ पता नहीं है, एक बेसिक लेवल से कहाँ से शुरुआत उसने करनी चाहिए, और कौन सी चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए, एक नया आदमी जी, वो इस बिजनेस में ऐसे जैसे एक आदमी की आंखें नहीं। तो पहली बात तो ये कि उसे अपलाइन की बात को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ कोई तो मेंटोरमेंट जी नहीं कर सकते, ये ट्राइड और टेस्टेड, मतलब एक मेंटर को लेके उसको जाना है। हाँ बिल्कुल। और एक चीज जो है कि हर दिन कॉल करने हैं, हर दिन प्लान दिखाने हैं। इस बिजनेस में एक ही काम है, कॉल करना, प्लान दिखाना, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। इसके अलावा कुछ काम भी नहीं। अब जब मैं ये बात बोलता हूँ तो वो सिंपल बात है कि आपको ये समझना है कि इस बिजनेस में काम क्या है, मतलब व्हाट इज योर वर्क। जैसे एक आदमी है, अगर आपने यहाँ पे अपने पेंट्री में एक लड़का रखा है तो उसका काम है पानी पिलाना, चाय बनाना, चाय देना, सर्व करना, लोगों को बेसिकली सर्व करना। डायरेक्ट सेलिंग में काम है नए लोगों को प्लान दिखाना, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। अब जो आपने पूछा कि कैसे करना है, तो देखिए बिगिनर को मैं एक बात बोलूंगा कि वो फॉलो करे बिल्कुल अपने सीनियर को। हर दिन एक चीज होती है जिसको हम अपने यहाँ बेसिकली ट्रेनिंग में बोलते हैं DAP, डेली एक्शन प्लान। डेली एक्शन प्लान, ओके। डेली एक्शन प्लान वो एक फॉर्मूला है, DAP, हाँ वो एक फॉर्मूला है जिसको पकड़ के आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। डेली एक्शन प्लान में हम 4 चीजें बोलते हैं। डेली कॉल, डेली STP, अब सीधे है 5 कॉल कीजिए, 2 प्लान दिखाइए, 3 फॉलोअप कीजिए, और हर दिन प्रोडक्ट के ऊपर काम कीजिए, प्रोडक्ट शेयरिंग कीजिए। मतलब प्रोडक्ट को समझिए, जानिए और उसको सेल कीजिए। उसमें थोड़ा सा मैं करूंगा सर, जैसा अभी मैं 3 महीने से आपका सुन रहा हूँ कि डेली प्लान, डेली फॉलोअप, उसमें कैसे होता है कि सर मैं थक जाता हूँ, बराबर। वो टाइम में आप कैसे वो मेरे को मोटिवेट करोगे? वो टाइम में मेरे को इनकम तो नहीं आती, हाँ, मैं खाली सीख रहा हूँ, और सीख के मेरे को स्कूल छोड़ के बहुत साल हो गए सर, वापस मैं इधर आके सीख रहा हूँ कि प्लान करो, लिखो, ये करो। तो मेरे को आप मोटिवेट कैसे रखोगे? मेरे को तो कोई डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम नहीं, आप सिर्फ बोल रहे हैं कि कॉल करो, फॉलो करो, प्लानिंग दे दो। जब हम ये बात बोलते हैं तो इसके पीछे मैंने बात बोली कि
फर्स्ट यू फॉलो द सीनियर। जी अब सीनियर जो है वो बेसिकली आपको सिखा ही रहा है। जी अब जो दूसरी बात है वो है, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको डीएपी करना है, सिस्टम फॉलो करना है और सीनियर को फॉलो करना है। सीनियर को फॉलो करने से एक बेनिफिट है कि वो जहां गलती होगी वो आपको करेक्शन कर देगा। बिल्कुल। सिस्टम से ये है कि आप सीखते हैं, बिल्कुल सिस्टम आपको सिखाता है, बिल्कुल। सिस्टम आपको लीडर बनाता है। यस। डीएपी आपको रिजल्ट देता है। डेली अगर एक्शन ही नहीं होगा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। अब यहाँ एक चीज है, हम थक किस चीज से जाते हैं? थक जाते हैं हम और रिजेक्शन से। जो रिजेक्शन है वो थकाता है और कोई चीज नहीं। मार्केट में इतने सारे सवाल करते हैं लोग, प्रोडक्ट महंगा ये करते हो, उससे बहुत थक जाते हैं। और मैं चीज समझता हूँ, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है जी, रिजेक्शन जितना होता है उससे ज्यादा हम उसको मान लेते हैं। हाँ कि यार लोग रिजेक्ट कर देंगे। मैं एक चीज बोलता हूँ और ये बहुत कमाल की है, और जो मुझे एग्जैक्टली क्या हुआ कि मुझे जो एक्सपीरियंस हुए हैं, मैं अपनी ट्रेनिंग में भी और अपने लोगों को भी एक ही बात बोलता हूँ। एक चीज है जो इस बिजनेस में, मुझसे किसी ने पूछा सर डायरेक्ट सेलिंग को आप क्या बोलेंगे, एक शब्द बताइए जी। तो मैंने कहा हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। अच्छा, इसमें और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, बस उसे सेल बन जाता है। उसने पूछा कि सर मतलब क्या हुआ इसका? मैंने कहा अगर आपको ऑब्जेक्शन फेस करना आता है तो आप सक्सेस हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा कि अगर आपको ना सुनना आता है तो आप सक्सेस हो। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो व्यक्ति ना सुनना सीख गया वो सक्सेस है। क्या बात है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो डायरेक्ट सेलिंग को एक वर्ड में अगर बोलें तो वो ये है, ऑब्जेक्शन को फेस करो। अब ऑब्जेक्शन फेस करना कोई बहुत हिम्मत की बात है। लेकिन सर सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, वो जो है लेकिन उसके पास पेशेंस नहीं रहता ना सर, कंटिन्यूसली वो कर रहा है। वही। तो इसके लिए क्या है कि जब हम किसी को लेके आ रहे हैं, देखिए जब अगर सपोज मैं आपको इस बिजनेस में ला रहा हूँ तो मुझे दो तरह से देखना है इसको। अच्छा एक चीज है, लीडर तो बहुत है जी। इस इंडस्ट्री की एक और सबसे बड़ी इशू हुआ है कि लीडर बेसिकली एक तजुर्बे के साथ बनता है, एक्सपीरियंस। बिल्कुल। हम लीडर यहाँ पे एक टैग के बाद है, मतलब एक उसका सरनेम की तरह लीडर बना देते हैं। अभी जैसे सपोज कीजिए मेरे साथ कोई भी है तो मैं बोलूँ ये भी लीडर है, ये भी लीडर है, ये भी लीडर है। तो हम लीडर बांट रहे हैं, लीडरशिप को बांटी जा रही है। तो लीडर तो बेसिकली एक टैलेंट है, एक वो चीज़ है जब लोग खुद उसकी तरफ चलते हैं। मतलब लीडर है कौन? लीडर वो है जो जिसके पीछे लोग चलना चाहें। अब पीछे कोई है नहीं फिर भी वो लीडर है। बिल्कुल। आप सोच के देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग का एक सबसे बड़ा इशू भी है कि इतने बड़े नाम को, लीडरशिप को आप किसी को ऐसी दे रहे हो। तो वही तो मैं आपको स्टार्टिंग में पहला लेवल जो है, पहला लेवल आपने अचीव किया, वो कहते हैं ही इज अ लीडर। ये एक तो ये तो हमें, अगर मैं आपको लेके आ रहा हूं तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि साहब देखिए समय लगेगा। अब यहीं पे है जो मैं आपको कहने वाला था कि बारिश हो रही है, मुझे और आपको निकलना है। तो क्या करें? हम ना निकलें, जाना है क्योंकि उधर उस पार जाना है और बारिश हो रही है। तो सर इसमें इशू क्या है? वाटरप्रूफ कोई चीज ले लेंगे ना। 100%। कितना सिंपल है। पानी से डरें? छोटा सा ये। अब इस इंडस्ट्री में रिजेक्शन के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो फिर रिजेक्शन प्रूफ हो जाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक शब्द आता है रिजेक्शन प्रूफ, वाटर प्रूफ। रिजेक्शन प्रूफ, वाटर प्रूफ आपने लिया तो अब भीगेंगे नहीं, रिजेक्शन प्रूफ ले लो ना। तो रिजेक्शन प्रूफ क्या है? आपको अपना माइंड सेट ऐसा बनाना है कि सामने वाले का रिजेक्शन सुनना ही नहीं। आप मुझसे बोल रहे हो सर ये बिजनेस तो मेरे मतलब का नहीं, तो मैं आपसे बोलूंगा सर मुझे समझ में नहीं आया, बताइए तो एक बार और क्या कहना चाह रहे हैं। तो सर ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पैसा कमाना नहीं चाहते। नहीं मैं पैसा क्यों नहीं कमाना चाहता, बट ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं। भाई आप तो ये कहना चाह रहे हैं, तो फिर आपको बोलूंगा कि अगर आप इधर नहीं जा रहे तो कुछ तो करेंगे। तो आप बेसिकली ऑब्जेक्शन अगर हैंडल करना सीख गए और रिजेक्शन को फेस करना सीख गए, बहुत बढ़िया। इस बिजनेस में डर है जो आपको थकाता है, मुझे तो और कुछ नहीं लगता। सर मार्केट में लोग जाते हैं ना तो फिर कैसे कि वो सब डिमोटिवेट होके आ जाते हैं, फिर काम करते हैं। तो उसको ऐसा भी कर सकते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, वो अगर अटेंड करता है, पब्लिक में जाके बैठ जाता है, वहाँ पे सब अवार्ड रिवार्ड देते हैं,
तो उसमें भी शायद वो हौसला रख सकता है, मोटिवेट हो सकता है, ऐसा भी हो मुझे सकता है। लगता है कि देखिए बिना मोटिवेशन के तो आप आगे बढ़ेंगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि वो Motivation खाली अगर- सिस्टम को पकड़ के बैठेंगे तो हाँ, शायद तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जरूरी है। कितना काम करता है सर मोटिवेशन डायरेक्शन मोटिवेशन इंडस्ट्री? काम करता है जैसे इग्निशन, ओके, मतलब आपकी पेट्रोल है, गाड़ी ठीक है, सब कुछ है, बिल्कुल। चलेगी नहीं। अच्छा, कुछ तो करना पड़ेगा, यस, स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अब 100%। इग्निशन स्पार्क है। ओके, क्या बात है, इग्निशन जैसे ही आप स्पार्क हुआ, गाड़ी स्टार्ट हो गई। ग्रेट मगर इसके बाद भी इशू है कि गाड़ी चलेगी एक्सेलेटर से। ग्रेट। अब वो एक्सेलेटर भी चाहिए, तो सारी चीजें मोटिवेशन जरूरी जो है वो तो चल पड़ा। मतलब आपने कहा यार मैं तो अब करता हूँ यार, ये बढ़िया है, मजा आ गया, ये तो गजब हो गया, ये तो है ना। ये क्या है? ये मोटिवेशन। मोटिवेशन हो गया। अब अटक गए आप, क्योंकि थोड़े से तो आगे बढ़े। यस यस यस, यहाँ से इशू आता है। ग्रेट, यहाँ अब क्योंकि मोटिवेशन जो है वो बहुत लंबा काम नहीं करता। क्या बात है। मोटिवेशन तो वो गुब्बारा है जिसमें छेद मतलब है। हर बंदे को एजुकेशन स्टार्टिंग से अगर आप करोगे हाँ, तो वो अच्छा टिक तो के काम कर मुझे सकता आज है। तक लगा, आप हो या मैं हूँ, हम्म, मैं आपसे पूछूं सर आप क्यों 12 घंटे काम करते हो या 16 घंटे, अच्छा, तो जवाब होगा सर कुछ करना है। कुछ करना है, उसके अंदर कुछ अब तो है, आपकी ना कोई सीनियर है ना कोई अपलाइन है, फिर भी आप कर रहे हो। अंदर से एक, ना ही आप मोटिवेशन के लिए कहीं जा रहे हो। तो इसके मतलब एक चीज है जो सबसे पावरफुल होती है, वो है आपका विजन, वो है आपका गोल, वो है आपका ड्रीम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अगर आपको, तो मैं एक चीज जानता हूँ कि वाई अगर क्लियर नहीं है, जैसे मैंने कहा कि जब मेरे पास 40 लोग बचे तो मैंने उनका वाई क्लियर किया जी, और जब उनका वाई क्लियर हो गया तो वो मेरे साथ आए। क्या मैंने बात उनसे है, एक ही बात बोली, क्यों करना चाहते हो पहले तो मुझे ये बताओ। जितना वाई क्लियर होगा वो आगे निकल जाएगा। वो आगे निकल जाएगा, नहीं तो नहीं Great. निकलेगा। ग्रेट, मैं एक चीज बोलता हूँ, देखिए सक्सेस के लिए ना वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा मतलब सक्सेस मंत्र क्या है, जी, तो मैं 2-3 चीजें हैं जो मैं बताता हूँ कि डेली एक्शन प्लान है, कंसिस्टेंसी जी, और पेशेंस है। बिल्कुल, काम करो, लगातार काम करो और धैर्य रखो, ग्रेट, आप पहुंच ही जाओगे। एक और चीज है जिसको मुझे लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर बोलता हूँ और ये बहुत कॉमन बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जी, बट मैं जी। चाहूंगा कि आपके व्यूअर्स को भी जी, पता जी, चले। देखिए बिल्कुल। सबसे पहले विजन, बिना विजन के तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होगा। मैं 5 साल बाद कहाँ हूँगा, 10 साल बाद कहाँ हूँगा, अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं, जैसे कोई मुझसे पूछे उसका सर, कोई प्लान चाहिए आगे का, वो एक विजन चाहिए, वो क्लियर चाहिए। जैसे कि हम लोग 2026 में बैठे, 2027 में आपका क्या है, 28 में क्या है, 29 में क्या है, ये पूरा एक्शन प्लान तो चाहिए। 2020 में Great, क्या sir. है, 2030 में क्या है। जी, जैसे हम कह रहे हैं, मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलता हूँ कि हाँ, मुझसे कई बार आगे पूछते हैं सर आपका कंपनी का विजन क्या है, मैं कहता हूँ सर हम 200 साल कंपनी चलाएंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैं 200 साल के बाद का ये देख रहा हूँ कि भाई अभी बात करेंगे हम, तो विजन एक चाहिए। अब विजन आपने बना भी लिया, मैं मतलब कह रहा हूँ 200 साल, तो आप मुझसे पूछोगे सर क्यों, क्यों, सवाल उठता रीजन है, क्या है। रीजन क्या है, तो बिल्कुल, विजन के बाद आता है रीजन, राइट, मतलब ड्रीम है, क्यों है, आप 1 करोड़ की गाड़ी क्यों खरीदना चाहते हो, राइट, कुछ तो अंदर। विजन के बाद है रीजन, रीजन के बाद है डिसीजन। डिसीजन, मैंने अपनी जिंदगी में 2 चीजें जो बहुत बड़ी मतलब मैं वैली में चला गया, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मैं तो खत्म हो गया था, फिर डिसीजन लिया। पहला डिसीजन कि मैं कुछ और करूं, उससे जी। बेहतर है कि मैं यही करूं। जी, दूसरा डिसीजन कि मेरे पास जो बचा है, बजाय इसके कि मैं इस बात के लिए कि लोग जो चले गए उनकी बात करूं, जो बचा है उस पर काम करूं। जी, ये डिसीजन थे। हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में हुई है आज तक, वो किसी ना किसी डिसीजन की वजह से। डिसीजन के वजह से 100%, कोई तो कारण होता है। अब मैं आज आपसे एक बात कहता हूं कि आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे विनर स्टॉक शुरू करना है। जी, अच्छा, जिस दिन तक डिसीजन नहीं लिया था उस दिन से पहले करा था क्या? हाँ, ये भी बात है, नहीं किया था। तो डिसीजन लिया, डिसीजन लिया उसके बाद हो गया, डिसीजन लिया उसके बाद शुरू हुआ। अब मैं एक चीज बोलता हूँ कि देखिए डिसीजन जो है वो कैसे काम करता है। ओके, क्योंकि डिसीजन जब होगा तभी कुछ होगा। हाँ, कई बार डिसीजन के बिना भी कुछ होता है, जैसे कभी होगा कभी नहीं भी होगा, मगर डिसीजन के बाद होगा ही होगा। ये फर्क है डिसीजन का। तो विजन, रीजन, डिसीजन। आज आप सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूं जी, महाराष्ट्र, जी, ये आपने डिसाइड किया आज। तो सबसे बड़ी बात है जो डिसीजन है ना, वो आज तो नहीं हो जाएगा, अभी सोच के अभी बन जाएंगे, तुरंत नहीं होगा। तो ये फ्यूचर के लिए लिया गया है।
पहला प्लान बनेगा, उसके बाद डिसीजन होगा डिसीजन फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर के लिए। मतलब हम जो डिसाइड करते हैं फ्यूचर डिसाइड करते हैं। राइट। कभी भी डिसीजन आज के लिए है ही नहीं, बिल्कुल फ्यूचर के लिए है। बिल्कुल। तो जो फ्यूचर को डिसाइड करना है वो आज करना है। ओके। तो हमें बट वो करना कब है? प्रेजेंट में करना है। प्रेजेंट में करना। तो प्रेजेंट का डिसीजन फ्यूचर डिसाइड फ्यूचर डिसाइड करेगा। मगर- करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। फ्यूचर लीड करता है प्रेजेंट को। क्या बात, कैसे? बहुत बढ़िया। आप इसको समझिए। आपने डिसाइड किया कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है जी। या अपना एमएलए बनना है। मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो गया। एमएलए बनना है। हम्म। तो डिसीजन कब है? 5 साल बाद या 10 साल 5 बाद? साल के बाद। आपका काम क्या होगा? अब आज से आप अब पॉडकास्ट नहीं करेंगे, आप अपना एक पहले तो समाज सेवा वाली लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना, आप किसी बातचीत पार्टी से करना। जुड़ेंगे, वहां आप काम थोड़ा करेंगे, रिसर्चिंग करूंगा। है ना? बिल्कुल ये- बिल्कुल। तो देखिए डिसीजन फ्यूचर में लिया, बट लीड काम आज से चालू किया। आज से चालू। ग्रेट। तो फ्यूचर ऑलवेज डिसीजन ऑफ फ्यूचर लीड योर प्रेजेंट। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो विजन, रीजन, डिसीजन, और इसके बाद आता है एक्शन। जी, ये तो होना चाहिए 100%। क्योंकि डिसीजन ले लिया, हाँ, अब एक्शन में उसको कन्वर्ट करना चाहिए। डिसीजन लेने के बाद भी तो आप बैठे रह सकते हैं। हाँ, काम करने का जरिए वही है ना, क्यों कर रहे हैं, वाई क्लियर हो गया उसका। तो डिसीजन अगर एक्शन में नहीं आए तो फिर बाकी तीनों चीजें भी वेस्ट हो गई। क्या बात है। तो एक्शन। अब यहाँ से एक चीज बस और जोड़नी है, बाकी और कुछ भी नहीं जोड़ना है, और वो है आपका कंसिस्टेंट। क्या बात है, अगर बहुत आप बढ़िया। कंसिस्टेंसी, तो बहुत मजा आ रहा है सर आपके साथ बात तो करके। कंसिस्टेंसी बेसिकली डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लगभग एक ही चीज है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हर चीज रेगुलर करते हैं, जी। और जब आप कंसिस्टेंट होते हैं तो भी आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। जी, बहुत simple। बहुत बढ़िया। तो मैं ये मानता हूँ कि अब जो एक सवाल जो आपका है कि नए लोगों को कैसे शुरू करना है, जी, तो नए लोगों के लिए मेरे पास है एक तो ये कि वो अपने सीनियर को फॉलो करें, नंबर 1। एक बात। दूसरा, वो सिस्टम को फॉलो करें, नंबर 2। क्योंकि सिस्टम सिखाएगा, जी। सीनियर करेक्ट करेगा। जी, तीसरी चीज है डीएपी पे काम। क्या बात है। और चौथी डेली चीज एक्शन प्लान। हाँ, पेशेंस रखें। बिजनेस में पैसा है, इस पे बिलीव करें, भरोसा करें, और गारंटीड पैसा कमाएंगे अगर इस पे भरोसा नहीं, क्योंकि फिर अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो फिर आप इसमें है क्यों। दूसरी बात, मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि हमारे साथ भी बहुत यंग जनरेशन आ गई है जी, और जो इंडस्ट्री में आ रही है, और जी। एक चीज करके कि वो अब करियर हाँ, ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने करियर नहीं ढूंढा था, हम करते गए बस करियर हाँ। बन गया। मुझे लगा, मुझे जैसे स्पार्क किया किसी एक चीज ने कि मुझे फॉरेन टूर जाना है, जी, वो मेरा ड्रीम था। वो किया तो मैं छोड़ भी सकता था। हाँ, फॉरेन टूर हो गया, अभी क्या करना, हाँ, बस हो गया। लेकिन तो continue मगर करें। अभी लोग कैरियर, तो जैसे नए लड़के बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई कितने दिन काम करना है, जी, तो मुझे लगता है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, देखिए 6 साल से 10 साल, आप 6 साल में भी बहुत सक्सेस हो सकते हैं, 10 साल में गारंटेड। मगर ये जो समय है, इसको कैसे आपको निभाना है, ये आपको देखना है। अब इसमें आती है कई सारी चीजें, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको क्या क्या देती है। जैसे मुझे इस इंडस्ट्री में एक सिंपल आदमी था, और मुझे इसने स्किल्स दी, मुझे इसने लीडरशिप सिखाई, और मुझे मैंने कहा कि एक कहानी लिखने का मौका दिया कि आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये बड़ी बात। और हर साधारण व्यक्ति को यहाँ तक पहुँचा देती है ये इंडस्ट्री। तो इतना बड़ा चेंज, मतलब आपने मुझे जब आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो एज ए ऑथर, जी, तो आप सोचिए कि ये कहाँ से आया। मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है वो मुझे मेरे जो लोग हैं या इंडस्ट्री है उन तक पहुंचनी चाहिए बात। जी। तो मैंने एक बुक लिखी, और क्या नाम है सर बुक का? सफलता हर एक का अधिकार। क्या बात है। तो और जीत ही विकल्प। अच्छा, 2 बुक है। दूसरी बुक है। तीसरी बुक है जो हम लोग अपने नेटवर्क में ही डालते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है, वो एक बुक है। तो अभी और भी 2 बुक हैं जो आगे चल रही हैं। तो जब मैं ये बात बोलता हूँ लोगों को, तो मुझे भी हैरानी होती है जी, कि भाई एआई के ज़माने में अब बुक लिखने की भी जरूरत क्या है, कुछ तो आप वहीं से पूछ लो। मगर मुझे लगता है जो आपके विचार हैं वो एआई के पास है ही नहीं है, और जो मेरे पास विचार है वो किसी आपके पास भी नहीं, ना उसके पास है। तो वो भी तो डेवलप होगा, हमसे ही होगा। 100%। एआई बनाया किसने सर? इंसान ने बनाया। तो पहले इंसान, भले फ्यूचर कुछ भी हो जी, बट एआई हमारे बगैर अधूरा है। अगर हम ही उसे इनपुट नहीं देंगे तो वो डेवलप ही नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल। तो ये चीजें हैं जो एक फ्रेशर को कर। बहुत मजा आ रहा है सर आपके साथ बात करते हुए।
सर ये तो आपने अभी वापस पीछे थोड़ा जाते हैं कि एक नए लोगों के लिए आपने बताया कि रोज डेली एक्शन लेना चाहिए, डेली प्लान लेना चाहिए, सीनियर को फॉलो करना चाहिए, वो तो नए लोगों की बात होगी। एक लीडर के अंदर कौन से 3 गुण होने चाहिए जो लीडर बन सकता है? कोई भी एक 3 गुण जो अंदर होने चाहिए। पहली चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट। मतलब मुझे लगता है कि इसके बिना लीडरशिप आ ही नहीं सकती। जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी, बहुत बढ़िया। अपनी टीम की जिम्मेदारी, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी, ओवरऑल जो भी उसके पास है उसकी जिम्मेदारी। एक तो ये बहुत बड़ी बात है, क्या बात है। जिसको हर किसी को, मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता वो लीडर बन ही नहीं सकता। तो उसको पहले शुरुआत वहां से, तो एक गुण तो उसका होना ही चाहिए। दूसरा, उसके पास एक विजन होना चाहिए। बिना विजन के लीडरशिप नहीं आती। क्यों आया इधर? क्यों आया? मतलब देखिए कि हर एक व्यक्ति, मतलब अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, उन्होंने एक चीज है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्कुल, है ना। फिर किसी ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार जी, विजन था किसी, 100%, है ना। बाल गंगाधर तिलक, हाँ, तिलक जी का। हाँ। इसी तरह आज कोई आके अगर बोले, अभी हम मोदी जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई वोकल इंडिया, है ना, लोकल इंडिया, उन्होंने ये बात की, या फिर स्किल इंडिया की बात की। तो ये किसी के पास कुछ होता है तो वो विजन होता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी चीज है रिलेशनशिप। अगर आप, पहली चीज विजन, दूसरी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप। हाँ, वो तो बहुत मायने रखता है। हाँ, क्योंकि ये इतनी क्लोज है। बाकी तो मेरी चीज तो आगे, जैसे मैंने कहा, मेरी एक बुक आ रही है लीडरशिप पे जी, तो मैं उसमें लिख रहा हूँ, और उसमें मैंने 21 चैप्टर लिखे हैं, मतलब 21 क्वालिटीज लिखी हैं। ओके, जल्दी वो पब्लिश होगी। तो मैं उनकी बजाय मैंने 3 जो बहुत बेसिक चीजें हैं पकड़ी। देखिए, आप टीम बनाएंगे, आप टीम के बिना कुछ कर नहीं सकते। लीडर है क्या? अगर टीम नहीं तो लीडर किस चीज का? जी, एक चीज। फिर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो लीडरशिप आ ही नहीं सकती। विजन नहीं है तो फिर तो घर से ही नहीं निकल सकता। मैं और आप आज की डेट में अगर उसको लीड कर रहे हैं, या कोई भी लीडरशिप हमारे अंदर है, तो एक विजन के साथ है। मेरा एक विजन है कि मुझे 2030 में ये करना है, मुझे 2035 में ये करना है, 2040 में ये करना है। मेरे लिए भी मेरा एक विजन है, आपके लिए पर्सनल भी है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी जी। तो विजन के बिना नहीं। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ कि मैं खुद एक सेमिनार में गया, जिसमें अक्सर हम ट्रेनिंग करते हैं, मतलब लेने जाते हैं। तो एक सेमिनार था जिसमें बहुत ही सीनियर, बहुत ही हाई एंड पर्सन थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे जी। तो उन्होंने पूछा कि भाई अगर, अच्छा, उस ट्रेनिंग में क्या थे कि सारे किसी ना किसी कंपनी के डायरेक्टर थे, या ऑनर थे, या फिर मालिक थे, या सीईओ थे। तो करीब 150 लोग बैठे हुए थे, गुड़गांव में ट्रेनिंग थी। उन्होंने एक चीज़ पूछी कि साहब, ऐसी कोई कंपनी बताइए, मतलब जिस कंपनी का कोई विजन ना हो, क्या आप उसमें एक साल काम करना चाहेंगे? जी। उन्होंने, फिर उनको, अच्छा 6 महीने काम करना चाहोगे अगर ऐसी कंपनी का विजन ही ना हो? तो किसी ने कहा नहीं। फिर उसने पूछा कि आप 1 महीना काम करना चाहोगे अगर ऐसी कंपनी में जिसका कोई विजन ना हो? तो मना कर दिया। मतलब विजन पहली चीज। ग्रेट। अब अगली बात उन्होंने पूछी कि आप लोग सब कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं, ऑनर हैं जी, किस किस ने का विजन है अपना और मिशन स्टेटमेंट है? अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 लोग हैं आप। अच्छा, मैं इंडस्ट्री का हूँ, डायरेक्ट सेलिंग का हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग से हूँ, तो ये तो हम पहले दिन से सिखाते हैं जी, ड्रीम्स, गोल्स, विजन, मिशन जी, बिल्कुल 100%। तो हमारा, मेरा तो बना ही हुआ, मतलब मैं तो खुद मानता हूँ भाई, अक्सर ये कहा जाता है कि आप कितने साल जिएंगे ये इसकी कोई गारंटी नहीं, बट एक विजन के साथ तो चलेंगे भाई, 80 साल 85 साल तक रहूंगा और मेरा 85 साल में ये करूंगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ ही नहीं सकते। सही बात है, सही बात भाई। आपने और हमने ये डेट फिक्स की, कब की? 1 महीना पहले। अगर हम नहीं करते तो हमें क्या पता, अब हम कहेंगे सब 1 महीने बाद हम होंगे नहीं होंगे, क्यों फिक्स करें आज ही? बट प्लान तो आपका सालों बाद का बनेगा, 100%। तो विजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा रिलेशनशिप। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत आप रिलेशनशिप जैसे ही आएगी टीम बन जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो हर डिपार्टमेंट आपका खड़ा होना शुरू हो जाएगा, और विजन आएगा तो आपको डायरेक्शन सही रहेगा, आपको जाना कहाँ है, कंफ्यूज नहीं रहेंगे।
और अक्सर लोग तो ये कहते हैं यहाँ पहुंचूं, यहाँ पहुंचूं, यहाँ पहुंचूं या यहाँ पहुंचूं, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये और कंफ्यूजन। ये लीडरशिप नहीं होती। जी लीडरशिप तो है ही इस बात में कि आपका फाइनली आपका डायरेक्शन क्या है। दो ही तो चीज बोली वही जाती को है। मेरे को सर पूछना था, अभी जैसे लीडर बन गया, लास्ट के अभी 2 सवाल है। लीडरशिप बनने के बाद वो उसके दिमाग में जाता है कि मैं लीडर बन गया। एक्चुअली लीडर का काम क्या होता है? कुछ दिनों के बाद मैंने ऐसे सुना इंडस्ट्री में, वो नीचे काम करना बंद कर देता है, नीचे के लोगों को बोलता है कि आप ही करो। वो शायद मन में लीडर समझता होगा कि मैं लीडर बन गया, अभी नीचे उतरने की जरूरत नहीं। क्या बोलेंगे इसके बारे देखिए, लीडर हमेशा ऑलवेज मैं पॉलिटिकल आदमी तो नहीं हूँ, में? जी बट एक चीज़ बड़ी कमाल की जो मैंने कुछ चीज़ें सीखी। मैं मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हमारे जी जी मन की बात बोलते हैं। वो किसके लिए बोलते हैं? अपनी कोर टीम के लिए, अपने मंत्रियों के लिए। वो बिल्कुल जमीन के लोगों के लिए बोलते हैं। ग्रास लेवल से आए लोग। अच्छा, क्यों बोलते हैं? वो कहते हैं जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं मानता हूँ या जो मैं जानता हूँ, जी वो हर व्यक्ति जाने। आज हमारी सही बात है। हमारे देश का लीडर कौन है? मोदी साहब है। मोदी सर। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है हर लीडर को। मतलब उनको ये चीज को कनेक्ट करना चाहिए। आपने किया, लेकिन लोग नहीं कर पाते। लोग तो बोलते हैं पॉलिटिशियन अलग चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग अलग चीज है। तो एग्जैक्टली पॉलिटिकल पार्टी और डायरेक्ट सेलिंग एक ही जैसी चीज़ है। यस, ये मेरा कहना था। बिल्कुल एक जैसी बिल्कुल है, उधर भी लीडरशिप होती है, यहाँ पे भी लीडरशिप होती है। सेमिनार करते हैं, सेमिनार करते बड़े हैं। बड़े प्रोग्राम्स यस करते हैं, यस, हमारे ओपन ग्राउंड में करते हैं। ओपन ग्राउंड में करते जी। हैं, हमारे यहाँ भी सब हो रहा होता है। बिल्कुल। और वहां पे भी कोर टीम है, बिना कोर टीम के कोई नहीं मिल रहा। तो सबसे जो खास चीज है कि आप, ठीक है, आप फेस टू फेस ना मिले, मगर आपका मैसेज आपके फ्रेशर तक पहुंचना चाहिए। राइट। अगर आपने पीछे छोड़ दिया तो लोग आपको भूल जाएंगे। मैं एक चीज बोलता हूँ, अभी एक ट्रेनिंग थी हमारी गोवा में जी। तो मैंने नई चीज दी और उसमें आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैंने बोला 3S होने चाहिए आपको इफ यू वांट टू बी सक्सेस। 3S। 3S। ओके। पहला, शट अप। शट अप। शट अप का मतलब है कि चुप रहो, सीधा हिंदी में। तो किस लिए चुप रहो? मतलब फिर बात यह है कि थोड़ा समझिए, आप गूगल भी कर सकते हैं। 1,97,000 एक्सीडेंट होते हैं हर दिन पूरी दुनिया में। माय गॉड। आपका और मेरा हुआ क्या? नहीं। हम भाग्यशाली हैं कि नहीं? 100%। इतने भाग्यशाली हैं कि हम एक्सीडेंट फेस करते और शायद हम सालों तक बिस्तर पे पड़े रहते। बिस्तर पे पड़े रहते। मानते हैं आप इस बात? 100% सर। फिर हमें ये शिकायत करने की जरूरत है कि यार एसी ठंडा नहीं कर रहा है, ये चाय में चीनी कम है, जरूरत ही नहीं उस चीज। या अपलाइन काम नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं करता है, डाउनलाइन मेहनत नहीं करती, ये टाइम से नहीं आया, ये नहीं हुआ। हम लोग शिकायतों के अलावा और करते क्या? बिल्कुल बिल्कुल। भैया दूसरी बात, हर 1 सेकंड में 2 लोग मर रहे हैं। हर 1 सेकंड में 2 लोग दुनिया में मरते हैं। आप और मैं मर रहे हैं क्या? जिंदा है, जिंदा है। हमारे घर वाले भी जिंदा है, बिल्कुल। अभी तक तो है। 100% सर। अब मुझे बताइए, मैं और मेरी फैमिली कितने भाग्यशाली हैं? बिल्कुल। इतने भाग्यशाली होने के बाद क्या हमें शिकायत करनी चाहिए? तो शट अप मतलब नो कंप्लेंट। इसको तो जिंदगी से निकाल देना चाहिए, दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरी चीज है स्टैंड अप। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब शूट अप बोलता हूं मैं इसे। शूट अप पहला है, शट अप, शूट अप। कोई भी अपॉर्चुनिटी अपने आप नहीं आएगी। अच्छा, जाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करना। ग्रेट सर। कोई आदमी आपकी मदद करने नहीं आएगा। सक्सेस आपको चाहिए। राइट। गाड़ी आपको चाहिए, घर आपको चाहिए, पैसे आपको कमाने, तो उठो आपको यार, जाना चाहिए। खड़े हो जाओ और निकल पड़ो। मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है। कुछ भी कुछ रेडीमेड मिलने वाला नहीं। कुछ भी अपने आप में। बिल्कुल। पहला शटअप, 2 हो गया। शिकायत करनी बंद कर दो। थर्ड शूट अप। तीसरा है स्टैंड अप, मतलब शो, खड़े रहो। जिसको हम तो शो अप। शटअप, शूट अप, शो अप। शो। दिखने शुरू हो जाओ। चलता फिरता शोरूम है अपना। दिखने शुरू हो जाओ, जितने दिखोगे उतने बिकोगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर लीडर दिखना बंद हो गया, खत्म हो गया, काम बंद हो गया। काम। ये बहुत बहुत मज़ा आ गया सर आपके साथ का बात करके। मेरा लास्ट एक सवाल है सर। सर 2026 में नए यूथ आ रहे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, उसके लिए आप क्या मैसेज दोगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल जी है सर। आपका। जी सर। और मैं नए लोगों के लिए, जो नए लोग हैं, नई इवन की
नई जनरेशन जिसकी बात कर रहे हैं, यूथ की बात कर रहे हैं, पहली चीज तो मैं इंडस्ट्री को लेकर बात करूंगा। जी सर, जी सर। ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाने वाली है। मतलब अभी तक जितना भी इस इंडस्ट्री में हुआ है वो बहुत थोड़ा है। मतलब मुझे लगता है कि ये 10% हुआ है। जी। वजह है, एक तो हम हिंदुस्तान में हैं, पहली जी बात, जी। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों के साथ होती है, बिल्कुल। और हमारे पास जनसंख्या की कमी नहीं, बिल्कुल। पहली बात। तो आपके पास रॉ मटेरियल बहुत है जी। तो ये चिंता है ही नहीं कि साहब आपके लोग कहाँ से आएंगे। अगर हम लोग स्वीडन में या स्विट्जरलैंड में होते या यूरोप में होते तो शायद हम लोगों के लिए बहुत टफ होता ये बिजनेस करना। तो पहली चीज तो ये कि इसके बारे में तो निश्चिंत रहें कि यहाँ पे लोगों की कमी नहीं। इसका मतलब आपके पास प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं। जी। इंडस्ट्री इसलिए बड़ी होने वाली है कि दो बहुत बड़ी वजह हो बन गई। एक तो हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी जनसंख्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने के पास कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि वो सबको जॉब दे सके, बिल्कुल, रोजगार दे सके। बिल्कुल। तो दूसरा नाम अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट का, तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कुछ बचता नहीं है आपके पास। गवर्नमेंट सेक्टर में तो जॉब है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं है। उसके पीछे एक रीजन आ गया है, एआई की जब बात कर रहे हैं। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, हर कॉर्पोरेट आज लोगों को हायर नहीं कर रहा जी, वो फायर कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेल आता है रात को और कहा जाता है कि ये आपके अगले 3 महीने का सेटलमेंट है और आप कल से नहीं आएंगे। राइट सर। आप सोच के देखिए क्या हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल सर। मतलब आज आप जहां खड़े वहां आप अगले दिन नहीं, तो फिर बचता क्या है लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग के अलावा? कुछ भी नहीं बचता। तो मैं एक चीज तो ये है कि ये इंडस्ट्री, बस भरोसा रखिए अगले 5 साल तो ये सब चमत्कार होने वाला है। बिल्कुल। शायद आज हम अपने आप को ये कह रहे हैं कि साहब हमको लोग डाउट पे देखते हैं, आने वाले लोग टाइम में ये होगा कि लोग आपको एक अलग ही लेवल पे देखेंगे। बिल्कुल। और फर्क तो आया है, बहुत बड़ा फर्क आया है। बिल्कुल। पहला फर्क ये आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स आ गए हैं जी, उसकी वजह से एक फर्क उसकी वजह से फर्क आ गया। उससे जो फेक कंपनीज थी और जो जेन्युइन कंपनी, दोनों में हम लोग काम करते थे तभी वो रूल्स वगैरह नहीं थे, अभी आ गया हाँ, तो बहुत सारा इजी हो गया सब चीज। तो ये एक चीज है। बस मैं एक बात बोलूंगा कि यकीन रखिए, इंडस्ट्री पे यकीन रखिए, और इस इंडस्ट्री में आने के बाद समय दीजिए, इंडस्ट्री को समय दीजिए कि किसी भी इंडस्ट्री में आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते जी, ये है ही नहीं। और इस माइंडसेट से अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप निराश होंगे। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि 3 से 5 साल में आप, जैसे मैं मानता हूं कि 1 साल के बाद आपकी इनकम ठीक ठाक होने लगती है, आपके खर्चे निकलने लगते हैं। 2 साल बाद आपकी इनकम ऐसी होने लगती है, आप परिवार चला लेते हो अच्छे से। 3 साल बाद आप लगभग उस जगह पहुंच जाते हो जब आपकी बचत शुरू हो जाती है, और 5 साल बाद आप टाइम फ्रीडम पा लेते, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। बिल्कुल। फाइनेंशियल फ्रीडम से मतलब ये होता है कि आपके जो डेली के महीने के खर्चे हैं, अगर आपके 1 लाख के खर्चे हैं तो आपकी इनकम 1.5-2 लाख शुरू हो जाती है। और इसका मतलब यह है कि अब आपको अपने खर्चों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। इसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोला जाता है। बिल्कुल। तो ये इंडस्ट्री बहुत उम्मीद दे रही है, भरोसा दे रही है। सबसे बड़ी बात है आज हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सक्सेसफुल के एग्जाम्पल है। इवन कि इतने कि महीने के करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं लोग। अब इसमें एक चीज आती है कि भाई ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क होता है कि एक आदमी जो कम पढ़ा लिखा है वो इतना पैसा क्यों बना रहा है, क्यों बना पा रहा है? उसके पीछे एक रीजन बड़ा सिंपल है कि हमने शायद इंडस्ट्री को ठीक से समझा नहीं तो ये सवाल ही नहीं आता। क्योंकि यही वो इंडस्ट्री है जो आपकी एजुकेशन नहीं देखती, आपकी एज नहीं देखती सबके लिए, कुछ नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, एज नहीं, कुछ नहीं है। तो ये तो अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री। बहुत अच्छा है। दूसरी चीज ये है कि इसमें रिजेक्शन जो है वो एक डर है। ये कुछ ऐसा है जैसे पापड़ जो है वो सख्त तो है, तो आपको इसलिए नहीं खाना है, मतलब डर है कि सख्त है तो दांत ना टूट जाए। बिल्कुल, आप खाएंगे तो मजा आएगा 100%। नारियल को देख के एक आदमी ने कहा कि साहब ये क्या है, मतलब मैं तो लुट गया। किसी ने कहा ये बहुत कमाल की चीज है, बहुत स्वाद है,
और इसमें पानी भी होता है, इसको भी पिएंगे तो, बट वो उसे तोड़ ही नहीं पाया। मगर नारियल को तोड़ना बस आना है। तो ये इंडस्ट्री नारियल की तरह है। क्या बात, जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो इसमें बहुत कुछ है। क्या बात है, बहुत तो बढ़िया सर, रुकना है आपको। बहुत बढ़िया। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप खुद है। ग्रेट सर। आपके कितने बड़े सपने हैं, ये इंडस्ट्री में आप वहां तक जाओ। तो मैंने 3 मैसेज दिए। आपके ड्रीम जितने हैं उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। बिल्कुल। तो एक चीज जो सब कहते हैं मैं भी कह रहा हूं कि बड़े सपने रखो। दूसरी चीज धैर्य, इंतजार करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज है वो ये है कि भरोसा रखिए इस इंडस्ट्री पर खुद। क्या बात है, डेफिनेटली सक्सेस आने वाली है। ग्रेट सर, ग्रेट। और इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी करेंगे पैसा लगेगा। एक सवाल और जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि लोग जो फेल हो जाते हैं उसके पीछे कारण क्या है। मुझे एक ही बात समझ में आती है सर, फेल नहीं होते, रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। इस इंडस्ट्री में फेल है ही नहीं। थक जाते ये हैं, वो इंडस्ट्री है जिसमें फेल है ही नहीं। क्यों नहीं है? आपका इसमें कुछ लगता नहीं। जब लगता नहीं तो आपका क्या लॉस हुआ? बिल्कुल। आपने कोट खरीदा हुआ है सर, 20,000 रुपए लगे, तो 20,000 क्या है? खर्चा है, आपने पहन रहे, एंजॉय कर रहे हैं, तो इससे आप बर्बाद तो नहीं हुए। 100% वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। किसी कंपनी के प्रोडक्ट खरीद के बिजनेस शुरू करना, इसमें काहे का लॉस है? तो मैं एक चीज जो है कि इसमें लॉस है ही नहीं। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। फेलियर हो ही नहीं सकता कोई। मैं जब फेल हुआ मैंने सिर्फ इसको ये समझा कि यार मेरे से कुछ कमी छूट गई। जी बिल्कुल। तो मैं फीडबैक 100%। अभी भी जब मैं कोई प्रेजेंटेशन देता हूँ, कोई ट्रेनिंग करता हूँ, तो मैं अपने सारे लीडर से एक बार पूछता हूँ, भाई इसमें क्या कमी थी? क्योंकि हमें इंप्रूव भी तो करना है ना। अगर हमें फीडबैक नहीं मिलेगा तो इंप्रूव कैसे करेंगे? तो यहाँ फेलियर होने का मतलब है ये फीडबैक है कि आपने अभी उतनी तैयारी नहीं की जितनी की करनी थी। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं सर मेरी टीम काम नहीं कर रही, मैं काम नहीं कर रहा। मैंने कहा देखो ऐसा है, आप फील्ड में जा रहे हो ठीक है, आपकी टीम फील्ड में जा रही है ठीक है, मगर इस बात को समझो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ा रीजन है, हम एक पानी के बर्तन को एक गैस पे रखते हैं और गैस ऑन करते हैं। बिल्कुल। बट उसे सिम पे रखते हैं और उम्मीद कर रहे हैं अब पानी उबलेगा। उबलेगा, एक टाइमिंग सेट करते हैं माइंड में। बट हमने सिम पे रखा हुआ है। आप मुझे बताइए कब उबलेगा पानी? टाइम जाएगा, उबलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं। हाँ उबलेगा नहीं, खाली हॉट मतलब गर्म हो जाएगा लेकिन उबलेगा नहीं। बिल्कुल। वजह क्योंकि बिल्कुल, उसको बिल्कुल। 120 टेम्परेचर चाहिए उबालने के लिए। जी। आपने रखा है 80। राइट सर। इसी तरह से सक्सेस के लिए आपको 120 लेवल पे जाके मेहनत करनी थी। क्या बात है, आप कर रहे हो 70। बढ़िया सर रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। राइट। आप कह रहे हो पानी है, गैस है और ऑन है, बट ऑन मतलब उबल क्यों नहीं रहा? खाली दिखने के लिए ऑन है। आग भी जल रही है बट उतनी नहीं जल रही जितनी चाहिए उतना। आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे जितनी करनी थी। ग्रेट सर, बहुत अच्छा मैसेज है सर लोगों के लिए, बहुत अच्छा। दिस इज द फीडबैक। जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो खुद को चेक करो, एज ए लीडर, एज ए इंडिविजुअल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे एन शाह सर, बहुत मजा आ गया उनके साथ बात करते हुए। अगर ये एपिसोड अगर पूरा आप देख रहे हैं तो कई सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ये चैनल को आप लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। अगले मेहमान को हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका धन्यवाद थैंक यू करता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।